हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? सबसे पहले मुझे आप लोग बता दीजिए, क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। मैंने कहा था कि 151 से 200 तक के क्वेश्चंस अब आप लोग कर लेना। जो डाउट कोई होगी तो मैं आप लोगों को वो बता दूंगा। और मुझे बताइए 151 से क्या 200 तक के क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो क्या? 151 से 200 तक के क्वेश्चंस, बीच बीच से क्वेश्चंस जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे, वो कल मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। और फिर मैंने कहा था कि ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर लेना। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे। क्या किसी क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आई है तो मुझसे बात कीजिए। सबसे पहले आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप लोग बात कर सकते हो। सबसे पहले एक बच्चा पूछ रहा है 153, उसके बाद भी कोई हो तो मैं सबसे पहले इस पर अपलोड करता हूं और फिर मैं आपसे बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 153 हमारे सामने है। देखिए, फिर कोई भी डाउट हो तो पूछते चलो। 153 सबसे पहले मैं आपको 153 150 से 160 के बीच में अगर कोई डाउट है उस पर पहले बात करेंगे। ऐसे तो आप लोग लिखते ही जा रहे हो 174 177 163, इतने याद नहीं हो पाएंगे मुझे। 180 179 तो एक ही क्वेश्चन में लेता हूं। पहले 10 क्वेश्चन में जो भी डाउट हो वो आप लोग पूछ लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं अपलोड करता हूं इस पर। ये आ गया है और चलो इसको हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 से सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर आगे जो भी क्वेश्चन आएगा उसको हम लोग देख लेंगे। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे वाले टोटल जो कॉइन्स हैं वो 469 कॉइन्स हैं। मान लो मैं ऐसा यहां पर मानूंगा कि 1 रुपए के जो कॉइन्स हैं, यहां पर मैं ये मानता हूं 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, इनमें वो काम कर रहा है। 50 पैसे और 25 पैसे पर काम कर रहा है। तो मैं ये मान लूंगा कि यहां पर ये वाले जो कॉइन्स हैं वो तो मान लो अक्स है, ये वाले जो कॉइन है वो मान लो वाई है, और ये वाले कॉइन है वो जेड है। अगर सभी को हम लोग ऐड करें अक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन सभी को अगर आप लोग ऐड करते हो तो यहां पर अपने पास टोटल जो कॉइन्स हैं वो है 469। सबसे पहली बात बोलो एकदम ठीक है क्या? जब भी इनको ऐड किया हम लोगों ने तो सबसे पहले अपने पास कॉइन्स जो आए वो कितने आ गए? 469। अब देखते जाओ समझते जाओ, आगे मैं पढ़ाता हूं। सबसे पहले 160 तक कोई प्रॉब्लम अगर हो 10-10 क्वेश्चंस में मैं लेकर चलूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चंस देख पाऊं। नहीं तो कुछ बच्चे कोई पूछेंगे आगे जाएंगे, पीछे आएंगे, फिर आगे चले जाएंगे। तो ऐसे हम लोग चलते चलेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। यहां पर जिनका कुल मूल्य 280 रुपए है, तो मुझे आप लोग ये बताइए टोटल जो प्राइस है वो अपने पास 280 रुपए अगर है, तो अगर एक छोटी सी बात आप लोगों को समझ में आ रही है अगर, तो आप लोगों को पता होगा यहां से अक्स 1 रुपए के अक्स कॉइन अगर है तो रुपए भी कितने होंगे? तो आप बोलोगे सर अक्स रुपए होंगे। अगर 1 रुपए के अपने 50 पैसे के वाई कॉइन्स अगर हैं तो रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो अपने पास वाई बाई 2 रुपीज होंगे। और अगर इसको रुपीज में कन्वर्ट करोगे तो एक कॉइन का 1/4 रुपीज बनता है, एक कॉइन का 1/4, तो जेड कॉइन का टोटल इतना बनेगा। और इसको सोल्व करोगे तो बराबर में टोटल आ जाएगा 280, 280 ये अपने पास आ जाएगा। बोलो सही है क्या? सबसे पहले ये अपने पास 280 आ चुका है। आप लोग इसको थोड़ा सा एलसीएम लेकर सोल्व करना चाहो तो ये बन गया अपने पास 4x,
ये अपने पास बन गया 2y और ये अपने पास बन गया z। नीचे एलसीएम 4 आ गया और जो एलसीएम 4 है उसको आगे अगर ले जाओगे आप लोग तो ये अपने पास 1120 आ जाएगा। ये इक्वेशन में सेकंड मान रहा हूं और ये इक्वेशन में फर्स्ट मान रहा हूं। इतना क्वेश्चन कहां से बना, कैसे बना, क्या सारे बच्चे समझ पाए हो क्या? एक बार मुझे बता दीजिए। इसमें से अगर आप लोग ये माइनस करते हो, इसमें से इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट आप लोग अगर माइनस करोगे तो अपने पास 4x में से x माइनस करोगे। मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को मैं माइनस कर रहा हूं तो 4x में से x माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 3x। बिल्कुल ठीक है। 2y में से y माइनस करोगे तो कितना बचेगा? y बचेगा। बराबर अपने पास यहां पर क्या वैल्यू, इसमें से अगर ये माइनस करोगे 10 20 में से 9 माइनस करोगे तो मुझे बताइए क्या 1 बचा क्या? यहां अपने पास 0 में से 9 माइनस करोगे तो अपने पास 1 बचा। ये 469 यहां पर है, मतलब ये 7 हो गया। तो मुझे बताइए यहां पर क्या 5 बचेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल बचेगा, यहां पर 5 और यहां पर अपने पास अगर 10 बचा तो क्या ये अपने पास 651। बोलिए सभी बच्चे समझ पाए हो क्या कि ये अपने पास कहां से आ गया? हम लोगों से इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि बताइए अपने पास 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हम लोगों ने y मानी है। हम लोगों से y की वैल्यू पूछी है सबसे पहले। तो अब हमारे पास इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ यही है। हमारे पास जो इक्वेशन है वो ओनली और ओनली यही इक्वेशन है। ध्यान रखना, ऑप्शन से हम लोग वैल्यू पुट करेंगे कि कौन सी वैल्यू हमें सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इसका मतलब क्या है, हम लोग y का मान यहां पर कुछ भी रखें तो उसमें 3 का भाग जाना चाहिए। पहली बात ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अगर हम लोग पहला ऑप्शन इसमें पुट करते हैं, ए ऑप्शन 180 अगर पुट करें, मान लो फर्स्ट ऑप्शन में चेक कर रहा हूं, यहां पर ध्यान से देखना आप लोग, चारों ऑप्शन में चेक करके बताता हूं आपको, देखते जाना। क्या क्लास ठीक चल रही है क्या, या माइक की आवाज डिस्टर्ब कर रही है आपको? माइक की आवाज डिस्टर्ब कर रही है क्या सभी को? ये बाहर की साइड लगा लेता हूं। उम्मीद है कि अब ठीक होगी। फिर भी कोई दिक्कत अगर हो तो मुझे आप लोग बताना, फिर हम लोग बात कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट में आप लोग लिख दिया करो, वो हम लोग देख लेंगे। मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब ए ऑप्शन में लेकर चल रहा हूं। तो ए ऑप्शन का जो आंसर है, y की जो वैल्यू है वो 180 है। मुझे आप लोग ये बताइए y का मान यहां पर अगर आप लोग 180 पुट करते हो, चारों ऑप्शन चेक करूंगा मैं आपके लिए। y का मान अगर आप लोग 180 पुट करते हो तो यहां से मुझे ये बताइए x की वैल्यू कितनी आएगी। तो आप लोग y का मान अगर 180 पुट करते हो, इधर जाके 180 माइनस होगा, तो ये लिखोगे 3x बराबर हम लोग लिखेंगे 651 माइनस 180। तो यहां से अपने पास 3x बराबर ये जो अपने पास आ जाएगा, माइनस जब करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1, यहां से ये अपने पास आ जाएगा 7 और ये अपने पास आ जाएगा 4, 471 ये अपने पास आ जाएगा यहां पर जब भी आप लोग माइनस करोगे। तो x की जो वैल्यू आ गई वो मुझे बताइए क्या 157 आ गई है क्या? x का मान 157 आ गया है। तो z का मान क्या होगा, यहां पर z की वैल्यू हमें पता करनी है। तो यहां पर तीनों मान पुट करो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 469 अगर है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 469 अगर है, तो आप लोग ध्यान रखना कि अपने पास ये x और y का मान तो दिया हुआ हम लोगों को। x का मान कितना दिया हुआ है 157 और y का मान कितना दिया हुआ है 180 और z का मान अपने पास 469। क्या यहां से आप लोग सोल्व करके z की वैल्यू मुझे बताइए, क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? इन दोनों को ऐड करोगे, 7 माइनस करोगे तो z की वैल्यू अपने पास आ जाएगी यहां से अपने पास 2, 8 और 5 13, 3 माइनस करोगे तो 3, ये अपने पास 132, ये अपने पास z का मान आ जाएगा। चारों वैल्यू अपने पास आ गई। तो मुझे आप लोग ये बताइए, तीनों वैल्यू अपने पास आ गई, ये भी आ गया है, ये भी आ गया है और ये भी आ गया। मान लो आप लोग इसकी जगह y की जगह 182 पुट करते हो। देखना, मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं सभी बच्चों को। y का मान अगर 182 यहां पर पुट करते हो तो 3x बराबर 3x, y का मान मैं पुट कर रहा हूं सेकंड ऑप्शन से 182, y का मान सेकंड ऑप्शन से मैं पुट कर रहा हूं 182। तो y का मान यहां पर एक पहला ऑप्शन तो तीनों आ गया, x y z तीनों आ गए, हमने छोड़ दिया।
पहला सही है या नहीं है हमें नहीं पता, हमने छोड़ दिया इसको, ये मैंने लिया था और ये चेक कर लिया और छोड़ दिया। y का मान 182 अगर है तो 3x बराबर y का मान 182 पुट करोगे तो 651 माइनस 182 होगा। 651 माइनस अपने पास 182 होगा, तो 3x बराबर जब आप लोग इसमें से माइनस करोगे, इसमें से माइनस करोगे तो 9 बचा, ये अपने पास 9 है, 9 और 6 अपने पास 15 होगा, और यहां पर अपने पास 2 बचा तो ये अपने पास 4 होगा। कहां से आया बोलिए, एकदम ठीक है क्या? तो ये अपने पास बचा, इसमें क्या x बराबर 469 अपॉन 3, क्या 3 का कंप्लीट भाग जा रहा है क्या? और 3 का, इसके आंसर बहुत सारे हो सकता है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें हम लोगों ने सौरभ कुमार, मैं आपको फिर बताता हूं, 651 ऐसे आया है, इक्वेशन 2 बन गई, एक तो कॉइन से बन गई, एक रुपीज से बन गई। इक्वेशन सेकंड में से पहली माइनस करोगे तो 1120 में से अगर आप लोग माइनस करोगे 469 तो अपने पास 651 आ जाएगा। जेड से जेड यहां पर कट जाएगा, 2y में से y माइनस करोगे तो y बचेगा, और 4x में से x माइनस करोगे तो 3x बचेगा। अब मैं यहां से इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, एक आंसर नहीं हो सकता, बहुत सारे आंसर इस चीज के हो सकते हैं, तो मैं आपको बताने की, सिखाने की यहां पर ये कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, अगर यहां पर 182 ले लोगे आप लोग y का मान, तो अपने पास y इधर जाके 182 अगर माइनस करते हो तो ये बचा, क्या इसमें 3 का भाग कंप्लीट जा रहा है क्या? 3 का भाग कंप्लीट नहीं जा रहा, तो ये फ्रैक्शन में आ गया। कॉइंस की संख्या फ्रैक्शन में कैसे हो सकती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन अपने पास कट जाएगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना बोलो, सारे लोग समझ पाए हो क्या? इससे तो ये सारी संख्याएं अपने पास आ गई हैं, किसमें? फ्रैक्शन में कोई संख्या नहीं आई अपने पास। यहां पर मुझे लगता है कि इसका ये ऑप्शन भी जो होगा 186 जो होगा, ये ऑप्शन भी इसके सेटिस्फाई करेगा, और जो जो ऑप्शन इसमें दो आंसर भी आ सकते हैं इस क्वेश्चन के, क्योंकि इसके बहुत सारे आंसर बनेंगे, जो सेटिस्फाई करे वो ठीक, जो सेटिस्फाई करे वो आंसर अपना होगा नहीं। तो मुझे लगता है कि इसमें तो ये और ये सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे। फिर सिक्कों की संख्या इसको देना चाहिए कि अपने पास जो रुपीज हैं वो भी पूर्णांक में है, ऐसा कुछ इस चीज को देना चाहिए। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर बी ऑप्शन अपने पास कैसे कट गया? बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये ऑप्शन भी सभी जगह सेटिस्फाई करेगा, 186 जो होगा वो भी सभी जगह सेटिस्फाई करेगा, और 198। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े से, या तो इसको ये पूछना चाहिए कि कौन सी संख्या नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर बी आ जाएगा, क्योंकि पूर्णांक में संख्याएं तो तीनों से, इससे भी आएंगी, इससे भी आएगा, और 198 से भी पूर्णांक में आएगा। या फिर इस चीज को, इसको ये पूछना चाहिए कि मुझे ये बताओ कि ये भी अगर पूर्णांक में, जिनका मूल्य 280 रुपए, वो भी प्रत्येक x रुपए भी पूर्णांक में होंगे, y भी पूर्णांक में होगा, z भी पूर्णांक में होगा, तो फिर ऐसी वैल्यू आएगी कि 4 का भाग चला जाए x में, y में और z में, x में 1 का भाग, y में 2 का भाग और z में 4 का भाग चला जाए, ऐसी संख्या होगी। बोलिए सारे लोग समझ पाए हो क्या? मदन यादव, मैंने खुद ने ही बोल दिया, आप वही कमेंट कर रहे हो कि सर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में कोई ना कोई, या तो उसको और चीजें लिखनी चाहिए कि यहां पर अपने पास कौन सा इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये लिखना चाहिए, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। या फिर एक ही ऑप्शन अगर चाहता है तो फिर इसको ये लिखना चाहिए कि ये मूल्य भी पूर्णांक में, यानी x रुपए भी पूर्णांक में आएंगे, y रुपए का जो कॉइन्स है ये भी अपने पास रुपीज में बदलोगे तो पूर्णांक में आएंगे, ये भी पूर्णांक में अपने पास आएगा। फिर ये कॉन्सेप्ट पूरा इस क्वेश्चन का होगा 153 का। और कोई प्रॉब्लम अगर आपको है 160 तक, तो आप लोग मुझसे सबसे पहले पूछ सकते हो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जहां जहां डाउट्स हैं, आप लोगों ने, उम्मीद है कि अब इतनी चीजें आपको आने लग गई होंगी। टाइप्स में इसमें से करवा चुका हूं, बाद में मैं 160 तक वापस नहीं आऊंगा, फिर आप लोग कहोगे कि सर प्लीज बता दो, तो थोड़ी दिक्कत आएंगी। अभी जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। क्या सभी ने कर लिया क्या 160 तक? आगे हम लोग चलते हैं 161 से। अगर 170 तक कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे आप लोग बात कीजिए। 171 से, अगर आप 161 से 170 तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।
सबसे पहले एक बच्चा पूछ रहा है 163 और मदन पूछ रहा है 164। दोनों में आपको बताता हूं 163 और 164। यहां पर 163 पर आता हूं। सबसे पहले ये रहा अपने पास क्वेश्चन नंबर 163। वस्तुओं के उत्पादन पर शुल्क वस्तुओं की उत्पादित संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। यानी कि यहां पर एक्साइज ड्यूटी ऑन अ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। यहां पर मुझे ये बताइए, ये जो अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, जो एक्साइज ड्यूटी अपने पास है, एक्साइज ड्यूटी जो अपने पास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, वो अपने पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के नंबर ऑफ गुड्स के, जितने गुड्स आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो उसके स्क्वायर के बराबर है। कल की क्लास में ऐसा आप लोगों को समझाया था, अगर आप लोगों को पता हो तो। यहां पर इसके व्युत्क्रमानुपाती है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ध्यान रखना। कोई कंपनी कुछ वस्तुओं का उत्पादन करती है, उसे कुछ कर उत्पादन के शुल्क में देना पड़ेगा। ये बात सही है कि यहां पर थोड़ा सा उसने जो भी उत्पादन वो करता है तो उसको टैक्स तो वहां पर देना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को याद है, ये प्रोपोर्शन का साइन अगर हटता है तो यहां पर अपने पास एक कांस्टेंट वैल्यू आती है के। कल की क्लास में ऐसा मैंने आप लोगों को समझाया था। हाँ ना बताइए, क्या सभी लोगों को ये चीज याद है क्या कि एक्साइज ड्यूटी अगर बराबर का साइन लगाना है तो के अपॉन एन स्क्वायर होगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? जो भी वो उत्पाद करेगा, जितना उत्पादन वो करेगा उसको एक टैक्स के तौर पर देना ही पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी देनी ही देनी पड़ेगी। और कुछ का ठीक है, अच्छी बात है। यदि कंपनी उत्पादन वस्तुओं को 4:3:1 में बांटकर प्रत्येक संख्या पर कर दे तो फिर इतने अधिक देने पड़ेंगे। देखिए, उसने एक साथ एक प्रोडक्ट बनाया और उसको अगर 3 भागों में बांटकर अगर वो प्रोडक्ट वो बनाता तो कस्टम ड्यूटी उसको ज्यादा देनी पड़ती। और ज्यादा देनी पड़ती, वो कितनी देनी पड़ती? 6,670 रुपए अधिक देने पड़ेंगे। ये कुछ बच्चों ने पूछा। क्वेश्चन नंबर 163 सुशील में बता रहा हूं अब आपको। यहां पर अपने पास ऐसा है कि ये जो अपने पास है, मुझे आप लोग ये बताइए, अलग अलग अगर देंगे हम लोग, अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, एक 4 बनाया, एक 3 बनाया और एक 1 बनाया, और एक साथ बनाता तो टोटल वो 8 kg मान सकते हो क्या? ये 4 kg मान लो, ये 3 kg मान लो, ये 1 मान लो। x मानना चाहो 4x 3x 1x, उससे लास्ट में x कट जाएगा, आंसर वही आना है क्योंकि यहां पर भी 8x होगा। यहां पर मैं ये कह रहा हूं, ये 4 बनाया, ये 3 बनाया, ये 1 बनाया, अलग अलग बांटा तो ये 8 है। एक साथ बांटता तो ये अपने पास 8 अपने पास एक साथ होता। इसको 3 भागों में बांटकर बनाया तो 431, इसका मतलब पहले 8 रहा होगा। यहां पर कितनी कस्टम ड्यूटी उसको देनी पड़ेगी? इस पहले प्रोडक्ट पर देनी पड़ेगी। आप अगर याद है, एक्साइज ड्यूटी बराबर है के अपॉन एन स्क्वायर। एन का मान यहां पर ये है जितना उसने उत्पाद किया, वो अपने पास 4 kg उत्पाद किया। तो मुझे बताओ इस चीज पर, इसको मैं यहां लिखता हूं, इसको मैं यहां पर लिखता हूं 6। यहां पर इसने 3 उत्पाद अगर एक साथ बनाता हो तो बनाता 8 kg। अलग अलग तोड़ दिया उसको तो एक 4 बना रहा है, एक 3 बना रहा है और एक अपने पास 1 बना रहा है। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां पर मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे यह बताइए, यहां पर इस प्रोडक्ट के लिए जो पहला 4 बनाया, इसके लिए कस्टम ड्यूटी कितनी होगी? तो आप कहोगे के अपॉन 16 होगी सर। मैं पूछूं इसके लिए कितनी होगी तो आप लोग कहोगे सर के अपॉन 9 होगी। मैं पूछूं इसके लिए कितनी होगी तो आप कहोगे सर के अपॉन 1 होगी। तो ये टोटल इतना, तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। इसके लिए कस्टम ड्यूटी ये इतनी है, इसके लिए इतनी है और इसके लिए इतनी है। 9 कहां से आया? ये एन का स्क्वायर है, जितना प्रोडक्ट बना रहा है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा कस्टम ड्यूटी के लिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और यहां पर अगर 8 बनाता है तो अपने पास होगा के अपॉन 64। और मुझे बताइए, इन तीनों को ऐड कर दिया तो अब तो कस्टम ड्यूटी इतनी देनी पड़ती है। पहले एक साथ अगर 8 ही बना देता था, 3 भागों में नहीं तोड़ा तो इतनी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही थी। अब ये अधिक है 6,670 रुपए। और मुझे बताइए, बराबर में 6,670 रुपए अपने पास है, 6,670 रुपए। तो मुझे सारे लोग मिलकर ये बताइए, क्या यहां से आप लोग सोल्व करके, इस चीज को सोल्व करके, क्या के का मान आप लोग निकाल सकते हो क्या? और के का मान आप लोग निकाल लोगे तो उसने पूछा कि पहले कितनी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, तो के का मान, पहले कस्टम ड्यूटी इतनी थी, वो के का मान यहां पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। एक बार सारे लोग बोलिए, क्या ये चीज सभी लोग समझ पाए हो क्या?
क्या इस चीज को मुझे बताओ, आप लोग सोल्व कर लोगे या मैं आपके लिए सोल्व करूं? ये चीज मुझे बताइए सभी लोग, क्या सोल्व कर लोगे क्या इसको? इस चीज को सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज ये वाला अपना आंसर होगा। पूरा बेसिक से क्वेश्चन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कल जो अप्रोच आप लोगों को मैंने सिखाई थी उस पर अगर थोड़ा सा काम करना शुरू करोगे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। बोलिए, कर पाओगे क्या इसको? उम्मीद है सारे लोग कर पाएंगे। मैं आगे बढ़ता हूं, ये तो इसके बाद तो सोल्व करना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि सर आप लोग 164 भी बता दीजिए। एक बच्चे ने 164 पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। वन 164 तो आपकी बुकलेट में तो होगा, इसमें तो अपने पास 164 है ही नहीं। ये खाली पेज आ गया गलती से। 163 है, 164 का खाली पेज आ गया, फिर 165 है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन तो होगा ही, आपके पास क्वेश्चन तो होगा, आपने पढ़ लिया होगा और आपको नहीं आया इसीलिए आप लोग पूछ रहे हो। तो मैं क्वेश्चन को देखकर एक बार मैं बताता हूं, इसमें से क्वेश्चन देखकर कि क्वेश्चन क्या है 164। थोड़ा सा आप लोग 1 मिनट रुकिए। आपने इस पर ये अपलोड नहीं हो पाया, खाली आ गया ये पेज, और अगला 165 है। तो मैं 164 क्वेश्चन आपके पास होगा वो मैं बताता हूं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 164 में लिखा हुआ है, एक विद्युत ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, जबकि विद्युतीय शक्ति जो है, पावर जो है, उसके फ्रिक्शन से 3 गुना है। देखिए, एक ट्रेन जो है उसकी स्पीड, यहां पर क्वेश्चन आ नहीं रहा तो मैं यहां पर लिख लेता हूं। स्पीड जो है वो अपने पास है 40 किलोमीटर पर आवर। जब पावर जो है वो तो अपने पास, पावर जो है वो फ्रिक्शन से 3 गुना है, तो अपने पास ये अगर 1 होगा तो ये अपने पास कितना होगा, पावर कितना होगा 3। ये अपने पास ऐसा है। ध्यान रखना, जैसे जैसे वो पीस फ्रैक्शन को जो है वो आप लोगों को सेम रखना है। ये जो पावर है ये आपके पास जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, फ्रिक्शन इतना का इतना होना चाहिए। इस क्वेश्चन का करने का पैटर्न क्या होता है, नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं आता इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी कभी अगर आ जाए तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पैटर्न समझना कि करने का तरीका क्या होता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर उसके बाद अपने पास आगे कहा गया है, इसने यदि उसकी विद्युतीय शक्ति को 2 गुना कर दिया जाए। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, विद्युतीय शक्ति को 2 गुना कर दिया जाए, यानी इसको तो कर दिया जाए 6, विद्युतीय शक्ति को 2 गुना कर दिया जाए तो 6, और अपने पास किसी कारणवश फ्रिक्शन 1.5 गुना हो गया। फ्रिक्शन वैसे चाहे विद्युतीय शक्ति बढ़ाते रहो, फ्रिक्शन ना तो घटता है ना बढ़ता है, फ्रिक्शन तो अपने पास सेम ही रहता है, लेकिन किसी कारण से यहां पर 3/2 हो गया, अपने पास 1.5 गुना हो गया 3/2। तो अब जो स्पीड है वो कितनी होगी ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन का जो अपने पास ऑप्शन है 52 एंड 2/3 है। ऑप्शन भी दिए हुए हैं इसमें, 52 एंड 2/3 है। बी ऑप्शन जो है अपने पास 50, अपने पास बी ऑप्शन है 50 एंड 1/3 है, ये 50 एंड 1/3 है। सी ऑप्शन जो है वो अपने पास है 53 एंड 1/3, 53 एंड 1/3, और डी ऑप्शन जो है वो अपने पास है 40। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली स्टूडेंट जिनका साइंस बैकग्राउंड से कोई बच्चा अगर नहीं है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के लिए वो क्या करता है, यहां पर 3 तो पावर है और 1 फ्रिक्शन है, मतलब उल्टा लग रहा है। इसका मतलब बचा कितना, 2, तो 2 के कारण स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, 2 के कारण स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर जो अपने पास होगा ये अपने पास 6 है और ये अपने पास 1.5 है। 6 में से 1.5 अगर माइनस करते हो आप लोग तो 4.5, तो 4.5 के कारण स्पीड कितनी होगी, पावर 4.5 बचा, इसके कारण स्पीड कितनी होगी, तो आप लोग 40 के नीचे लिखते हो 2 और इनटू कर देते हो 4.5 से, और फिर पता लगता है कि अपने पास ऑप्शन में नहीं है। मुझे बताइए जितने भी लोग देख रहे हैं उसमें से काफी लोगों ने तो इक्वेशन 100% ऐसे ही किया होगा। बहुत सारे लोगों ने यहां पर अपने पास पावर तो 3 है, फ्रैक्शन 1 है, तो अब हम लोग क्या करें, डिफरेंस कितने का, 2 की वैल्यू अपने पास ये है, यहां पर डिफरेंस कितने का 4.5 का, 12 में से 3 माइनस करोगे 9, 9 में 2 का भाग दोगे 4.5, 4.5 के कारण स्पीड क्या होगी, ऐसे आपने जरूर सोचने की कोशिश की होगी। लेकिन याद रखना इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें फ्रिक्शन हमें सेम बनाना होता है, ये चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं।
यहां पर अपने पास इस 3 के कारण स्पीड अपने पास 40 है, जब फ्रिक्शन अपने पास 1 है तो फ्रिक्शन अगर यहां पर भी मैं 1 कर दूं, ऐसे क्वेश्चन नहीं होगा। ध्यान रखो, अपने पास फ्रिक्शन अगर यहां पर भी 1 कर दिया जाए, यानी कि इसको इनटू कर दिया जाए किससे, 2/3 से, तो 1 बन जाएगा। तो एक जगह तो कर नहीं सकते, दोनों तरफ इनटू करना पड़ेगा। तो ये जैसे ही फ्रिक्शन 1 बना तो अपने पास 3 से कट गया 2 बार, तो ये पावर इसका मतलब 4 होगी। उस कंडीशन में पावर अपने पास 4 है, तो 3 के कारण स्पीड अगर 40 है, फ्रिक्शन सेम है, माइनस नहीं करना। 3 के कारण अगर स्पीड 40 है तो 4 के कारण स्पीड कितनी होगी, तो 40 स्पीड जो है वो 3 के कारण है, तो 4 के कारण स्पीड कितनी होगी, तो 160 बाई अपने पास 3 है, जो आंसर आ गया 53.1/3 किलोमीटर पर आवर। ये अपना आंसर आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। बोलो सारे लोग समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन आपके पास होगा, इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार चीजें देखकर आप लोग करने की कोशिश करना, आपका आंसर आ जाएगा। एक बच्चा सुशील कुमार क्वेश्चन नंबर 169 पूछ रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 169 बता दीजिए कि हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। देखिए, कोशिश करना समझने की। चलो मैं आप लोगों को समझाता हूं। 169, इसको मैं मिटाता हूं पहले वाले क्वेश्चन को। ये रहा क्वेश्चन नंबर अपने पास 169। एक निश्चित समय में 2 नलों को बहने वाले पानी की मात्रा उसके व्यास के वर्ग के समानुपाती है। जो बहने वाला पानी जो है, फ्लो जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके व्यास के या उसके रेडियस के। वो बात एक ही है, व्यास भी हो सकती है या रेडियस भी हो सकती है, दोनों का रेशियो सेम होता है। जो रेशियो रेडियस का होता है वही रेशियो डायमीटर का भी होता है। ये मान लो x और y है तो डायमीटर कितना होगा, 2x और 2y, तो 2 से 2 कट जाएगा। तो आप लोग यहां पर व्यास के भी लिख सकते हो या रेडियस के भी लिख सकते हो, उन दोनों का रेशियो सेम होता है। ये चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। रेडियस का रेशियो अगर x to y है तो डायमीटर का रेशियो कितना होगा, 2x और 2y। इसको मैं यहां से हटाता हूं। तो मुझे आप लोग ये बताइए, फ्लो जो होगा वो क्या अपने पास k इंटू आर स्क्वायर, बोलिए एकदम ठीक है क्या? मुझे आप ये बताइए, किसी का भी फ्लो इतना है कि इतना पानी वो डाल रहे हैं पर सेकंड, पर मिनट में या पर आवर में, कोई भी हो सकता है। तो मुझे बताइए जो भी फ्लो जो होगा उसका, कि 1 सेकंड में कितना पानी डाला, ये तो अपने पास फ्लो होगा। और इसको इनटू कर दें अगर हम लोग टाइम से, तो क्या अपने पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा क्या? जितना पानी उसमें डल रहा है और उस चीज को इनटू कर दे उसके टाइम से, तो मुझे बताइए कि इसका वॉल्यूम आ जाएगा कि कितना पानी उसमें डला। मान लो फ्लो है 3 मीटर पर सेकंड पानी डल रहा है, 3 मीटर पर सेकंड के लिए पानी डल रहा है, 1 सेकंड में 3 मीटर पानी डल रहा है, 3 लीटर पानी डल रहा है, ये होगा उसका फ्लो। 3 लीटर पानी डल रहा है 1 सेकंड में पर सेकंड, तो मुझे बताइए 5 सेकंड में कितना, वो 5 सेकंड में भर जाता है। इसका मतलब उसका वो जो वॉल्यूम होगा वो क्या 15 लीटर ही होगा क्या? तो अपने पास जैसे ही जो फ्लो आपके पास है उसको टाइम से इंटू करोगे। सुशील आपने पूछा था ये क्वेश्चन, समझ लेना। जैसे ही फ्लो को टाइम से इंटू करोगे तो अपने पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। उनके आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 26:9। यदि बर्तन में नलिकाओं द्वारा क्रमशः 2 व 13 मिनट में भरे जा सकता है, पहला 2 मिनट में भरा जा सकता है, तो 2 इंटू पहले का रेडियस r1 मान लो, 2 इंटू पहले का फ्लो f1 मान लो, अपॉन 13 इंटू दूसरे का फ्लो f2 मान लो, और बराबर इनका वॉल्यूम आ जाएगा। जो कि वॉल्यूम जो है अपने पास, इसका वॉल्यूम कितना है 26 है, और इसका वॉल्यूम जो दूसरे का वॉल्यूम है वो कितना है 26 है, और इसका वॉल्यूम कितना है 9 है। अब मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग मिलकर, क्या फ्लो की जगह आप लोग रेडियस ये लिख सकते हो क्या? इसने पहले ही दे दिया था, फ्लो जो है वो k, पहले का रेडियस अगर r1 मानोगे तो 2 इंटू k तो कांस्टेंट होता है, पहले की रेडियस r1 तो r1 स्क्वायर, दूसरे की रेडियस r2 माने तो 13 इंटू k तो कांस्टेंट होता है इसमें, ये चीज आपको पता होगी, k नहीं बदलता है। इसकी रेडियस अगर r2 है तो इसका फ्लो होगा r1 स्क्वायर बराबर 26 बाय 9। याद रखना ये पहले की रेडियस हम लोग r1 मान चुके हैं, तो पहले का फ्लो में लिखा है f r1 स्क्वायर, और दूसरे की रेडियस अगर f2 मानोगे तो दूसरे का फ्लो जो होगा
k इंटू R2², ये अपने पास यहाँ पर होने वाला है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे और दोनों का। और जैसे इसको टाइम से इंटू क्या, फ्लो का वॉल्यूम बन गया, टाइम इंटू फ्लो वॉल्यूम। यहां से चलो हम लोग सोल्व करते हैं। 2 से k से तो k कट रहा है, यहां पर k से k कट रहा है, 2 से कट गया 13 टाइम, तो R1² अपॉन R2² बराबर अपने पास यहां पर इंटू करोगे 13 इंटू 13 169 अपॉन अपने पास 9, तो R1 अपॉन R2 बराबर क्या अपने पास 13/3 आ गया है क्या। और यही पूछा है कि दोनों का डायमीटर का पूछा है, रेडियस का रेशियो अपने पास सेम होता है। एक बच्चे ने पूछा, ये अपना आंसर आ गया। बोलो आप लोग समझ पाए हो क्या। सी हमारा आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। और कोई बता दो 170 तक डाउट है तो। वन 170 तक कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या क्वेश्चन नंबर 170 तक। तो चलिए, किसी बच्चे को अगर डाउट है 180 तक, 180 तक अगर कोई डाउट है किसी भी बच्चे को तो वो मुझसे पूछिए। 170 तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 170 के बाद अगर आपको आगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 180 तक आप लोग पूछिए, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो। ये अभिषेक पूछ रहा है 175, मदन पूछ रहा है 174, सुशील पूछ रहा है अपने पास 174। तो 174 और 175 जो हैं उनको मैं पहले समझाता हूं और उसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उसके बाद मैं आपको बताता हूं। सुरेश भी पूछ रहा है 174, तो क्वेश्चन नंबर 172 है, 173 और 174 ये आ गया। ये वाला क्वेश्चन अपने पास 174, एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे हैं। लड़की ने पेंसिल को 2 भागों में तोड़ दिया, तो लड़का पाता है कि इन टुकड़ों का जो अनुपात है पेंसिल की लंबाई तथा बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है। ओहो, लड़का कोई एसएससी की तैयारी कर रहा होगा पक्का, तो उसने यहां से अनुपात निकालना शुरू कर दिया। पेंसिल टूट गई तो टूट गई, लेकिन नहीं, उसने तो अनुपात निकालना शुरू कर दिया। देखिए यहां पर अपने पास ऐसा है, यहां पर कोई भी पेंसिल थी जो एक लड़की ने तोड़ दी, जो दोनों खेल रहे थे पेंसिल से। यहां पर ये अगर टूट गई तो रेशियो अपने पास बन गया, मान लो m/n। कोई सा भी एक भाग बड़ा मान लो और दूसरा भाग छोटा मान लो। तो लड़के ने देखा, क्योंकि वो एसएससी की तैयारी कर रहा था, कि इसने देखा कि इन 2 टुकड़ों का जो अनुपात है पेंसिल की लंबाई तथा बड़े टुकड़े के अनुपात के बराबर है। इन 2 टुकड़ों का जो अनुपात है, मान लो m और n का जो अनुपात है वो अपने पास m को बड़ा मानो और n को छोटा मान लिया। कोई से कोई भी मान सकते हो, आंसर सेम ही आना है। तो अपने पास ये जो अनुपात है ये किसके बराबर है, m + n टोटल पेंसिल के अपॉन m के बराबर है। इसने ये बात हम लोगों से कही, बोलिए एकदम ठीक है क्या। यहां पर देखिए, आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करो। एक लड़का और एक लड़की पेंसिल से खेल रहे हैं, लड़की पेंसिल को 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। जब भी हम लोगों को इस टाइप से कभी भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपने मुझसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है तो मैं क्या करता हूं, ये अनुपात यहां पर जब भी अपने पास ऐसे जो रेशियो हो A/B या M/N, जब भी रेशियो अपने पास अगर ऐसा हो तो मैं क्या करता हूं, M और अनुपात अलग अलग एक इक्वेशन से नहीं आएंगे, लेकिन क्योंकि हमें रेशियो पूछा है
m और n का मान एक क्वेश्चन से नहीं आएगा, बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि हमें रेशियो पूछा है तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि इस चीज को मान लेते हैं m अपॉन n इज टू 1, और यहां से m अपॉन n को हम लोग वहां पर लेमडा मान रहे थे। आपको अगर याद हो तो लेमडा की वैल्यू अगर 2/3 आ जाती थी तो बाद में लिख लेते थे कि अनुपात 2:3 है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मुझे बताओ कि छोटा सा पॉइंट, छोटी सी बात क्या आप लोगों को याद है क्या? तो इसका m और n यहां पर निकालने में आप लोग फंस जाओगे, बैठे रहोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्या हो गया या मैं कैसे सोल्व करूं। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसको m अपॉन n को मैं यहां पर अक्स मान लूंगा और यहां पर अक्स का अनुपात मैं निकाल दूंगा, अक्स इज टू 1 का रेशियो मैं निकाल दूंगा, और जो नीचे वाली संख्या है उसको मैं आगे भेज दूंगा। कैसे, देखो ये बात तो क्या आपको समझ में आई क्या? इसने कहा कि दोनों टुकड़ों का जो अनुपात है वो किसके बराबर है, पेंसिल की लंबाई। तो पेंसिल की लंबाई तो m प्लस n है, और बड़े भाग का अनुपात अपने पास m है, ये किसके बराबर है, दोनों पेंसिल का जो अनुपात है उसके बराबर है। ये कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन मैंने कहां से लिख दिया, क्या आप लोग ये बात तो समझ पाए हो क्या? चलो इसको अब हम लोग हटाते हैं। यहां पर अपने पास m बाई n, ये जो होगा इस चीज को मैं अक्स मान रहा हूं, m अपॉन n जहां पर भी, पहले सोल्व कर लेता हूं थोड़ा सा, m बाई n, इसको एलसीएम के साथ अलग अलग लोगे तो m दोनों के साथ अलग अलग लोगे तो यहां पर तो 1 लिखोगे और यहां पर n अपॉन m हो जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? इसके साथ रखा तो 1 हो गया और इसके साथ रखा तो n बाई m हो गया, और आप लोग m अपॉन n को यहां से क्या मानना शुरू कर दो, m अपॉन n को यहां से x मानना शुरू कर दिया। तो ये अपने पास m अपॉन n को तो x मान लिया हम लोगों ने, बराबर 1 प्लस ये अपने पास हो गया 1 बाई एक्स। एलसीएम लोगे तो ये अपने पास हो गया x प्लस 1, और एलसीएम इंटू होगा इधर, ये अपॉन x है, बराबर अपने पास x, ये एलसीएम आ गया, इंटू करोगे तो x स्क्वायर, और ये भी इधर ले आओ, माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसके बाद मैं बता देता हूं ऐसे क्वेश्चंस को x का मान निकालने का जो तरीका होता है, अगर आप लोग अलजेब्रा मुझसे पढ़े हो तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये एक फॉर्मूला होता है अगर आपको पता हो तो। क्या श्रीधराचार्य फॉर्मूला आप लोगों को याद है क्या? सबसे पहले हम लोगों ने m अपॉन n को x मान लिया, ये रहा सेम है, m का यहां भाग दोगे तो 1, यहां डिवाइड करोगे तो n बाई m, और m बाई n को x माना, ये x है, ये 1, ये उल्टा है तो 1 बाई x। सोल्व करते आए, लास्ट अपने पास ये आ गया, और यहां से x का जो मान आएगा माइनस b का मान यहां पर माइनस 1 है, b का मान यहां पर माइनस 1 है, तो माइनस 1 का मतलब यहां प्लस 1, प्लस माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4ac, a का मान 1 है लेकिन c का मान माइनस 1 है इसलिए पॉजिटिव बन जाएगा। 2 इंटू a का मान तो 1 है ही, तो मुझे बताइए यहां से x का मान 1 माइनस रूट 5 अपॉन 2 अपने पास होगा, एक तो वो नेगेटिव लोगे तो एक होगा 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2। ये वाला पहले वाला तो अपने पास हो नहीं सकता, ये माइनस वाला, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू 2.23 के समथिंग होती है, और 1 में से 2.3 माइनस समथिंग माइनस करोगे 2.23 तो वो तो नेगेटिव आ जाएगा। ये जो रूट 5 है एक से बड़ा होता है तो ऊपर वाली वैल्यू नेगेटिव तो कैसे आ सकती है, रेशियो कोई पेंसिल तोड़ी है तो उसका रेशियो नेगेटिव तो कैसे आ सकता है, तो ये अपने पास नहीं हो सकता, और ये अपने पास आंसर हो जाएगा रूट 5 प्लस 1 इज टू 2। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर है। बोलो सारे बच्चे इस चीज को समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए एकदम ठीक है क्या? चलो एक बच्चे ने 175 पूछा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। फिर मैं आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 175 ये रहा। चलो आप लोग करने की कोशिश करो। वन 175 में एक पुलिस स्टार्ट टू चेज द थीप व्हेन द थीप गोज 10 स्टेप्स एंड पुलिसमैन मूव्स 8 स्टेप्स। देखिए
जब चोर जो है एक पुलिस वाला है और एक यहाँ पर थिफ है, ये जब चोर जंप लगा रहा है कितने 10 जंप जब चलता है, नहीं ये 10 जंप चलता है तो दरोगा या पुलिस जो है वो 8 जंप ही चलती है। बिल्कुल ठीक है, जितने टाइम में इसने 10 जंप लगाए उतने टाइम में वो सिर्फ और सिर्फ 8 कदम ही चल पाता है। जंप या कदम बात एक ही है, या स्टेप मान लो, ये तो लोग चल रहे हैं तो स्टेप हम लोग बोलेंगे। ये जैसे कोई कुत्ता खरगोश बिल्ली अगर भाग रहा है तो उसको हम लोग जंप बोल देते हैं। तो बात एक ही है, स्टेप मान लो। यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लगेगा, जंप तो क्या लगा रहे होंगे वो, ठीक है। इसके बाद यहां पर इसने कहा है जब दरोगा 5 स्टेप चल रहे हैं तो जो चोर है वो 7 कदम के बराबर चलता है। इसके 5 स्टेप की, पुलिस के 5 स्टेप की कवर की गई डिस्टेंस, 5 स्टेप की कवर की गई डिस्टेंस, और जो अपने पास 5 कदम, दरोगा 5 कदम तो चोर 7 कदम चल लेता है, तो चोर जो है थिप के द्वारा 7 स्टेप में कवर की गई डिस्टेंस के बराबर है। ये दोनों अपने पास इक्वल है इनकी डिस्टेंस। तो मान लो इनकी डिस्टेंस अगर मैं d मानूं तो सारे लोग मिलकर मुझे ये बताओ पुलिस के एक स्टेप की डिस्टेंस कितनी होगी। पुलिस के एक स्टेप की जो डिस्टेंस होगी, पुलिस के एक स्टेप की जो डिस्टेंस होगी वो बताओ d/5 मीटर ही होगी क्या। मान लो ये 5 स्टेप में d मीटर जा रहा है, बराबर बराबर, एक बार बराबर में मैंने d मान लिया तो इसके एक स्टेप की दूरी d/5 होगी। पुलिस के एक स्टेप की दूरी है d/5 मीटर, और चोर के ये जो चोर है इसके एक स्टेप की जो डिस्टेंस होगी वो मुझे बताइए कितनी होगी। तो आप कहोगे सर d/7 मीटर। ये अपने पास होना है जो d/7 मीटर होना है, और यहां से मुझे बताओ एक स्टेप में ये d/5 मीटर जा रहा है तो 8 स्टेप में कितना जाएगा। तो इसकी जो डिस्टेंस होगी 8 इंटू d/5 होगी। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। इसकी जो डिस्टेंस होगी 10 इंटू d/7 होगी। बोलिए एकदम ठीक है क्या। इन दोनों का रेशियो पूछा तो d से तो d अपने पास कट जाएगा, ये इधर अपने पास आ गया 56 और ये इधर अपने पास आ गया 50। 2 से कट रहा है 28 टाइम और 2 से कट रहा है 25 बार। तो ये हमारा आंसर आ गया 28:25। सबसे पहले मैंने बेसिक से इस क्वेश्चन को करवाने की कोशिश की, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, इस क्वेश्चन को या इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का क्या हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग यहां पर d मीटर नहीं मानकर आप लोग क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो। ये अपने पास यहां पर d मीटर नहीं मानकर आप लोग इनका एलसीएम ले लो। इन दोनों का एलसीएम कितना है तो आप कहोगे सर 35 मीटर। तो ये 5 जंप पे 35 मीटर जा रहा है, ये 7 जंप पे 35 मीटर जा रहा है। दोनों इसके 5 स्टेप की डिस्टेंस, इसके 7 स्टेप की डिस्टेंस बराबर है। तो यहां पर ये इधर घुमाने के बजाय क्वेश्चन में कैसे घुमाओगे, ये संख्या अपने पास यहां पर कितनी आएगी 35 अगर है तो 5 स्टेप में अगर 35 तो एक स्टेप में कितने मीटर 7 मीटर। ये 7 स्टेप में 35 तो एक स्टेप में कितने मीटर 5 मीटर। तो यहां पर अपने पास एक स्टेप में जाएगा 7 मीटर, ये एक स्टेप में जाएगा 5 मीटर। तो मुझे बताइए इसकी डिस्टेंस कितनी होगी तो 56 और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी 50। रेशियो निकालोगे तो आंसर आएगा 28:25। यही अपना आंसर होगा। बोलो सारे लोग समझ पाए हो क्या। तो ये जब डिस्टेंस बराबर है तो अक्स या d मीटर मानने के बजाय 35 मीटर मानना कि ये 5 स्टेप में 35 जा रहा है तो एक स्टेप में 7, ये 7 में 35 जा रहा है तो एक में 5। बोलो ठीक है क्या। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, अभी नहीं बाद में पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ोगे, उसके बाद अगर कभी पढ़ोगे तो ऐसा लग सकता है कि सर ये तो आपने डिस्टेंस निकाली, इतने स्टेप है और एक स्टेप में इतने मीटर वो चल रहा है तो ये तो आई डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस आई, जबकि इसने तो उसके चाल का अनुपात पूछा है। तो डिस्टेंस का जो रेशियो आया उसी को आप लोग स्पीड का रेशियो क्यों बोल रहे हो। तो जो बच्चे मुझसे अभी तक टाइम एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है तो मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो लोग ध्यान रखना। मुझे बताइए जब भी टाइम सेम हो, क्या मैं ऐसा बताकर आया था क्या कि जब भी टाइम अगर सेम हो तो डिस्टेंस का रेशियो वही होता है जो स्पीड का रेशियो है, दोनों का रेशियो सेम ही होगा। बताइए याद है क्या। या आप लोग टाइम अगर सेम है तो डिस्टेंस आ चुकी है, अब ये अपने पास डिस्टेंस का रेशियो ये है तो स्पीड का रेशियो, क्योंकि टाइम सेम है, यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है, और अपने पास टी से टी क्योंकि दोनों समान है तो वो कट जाएगा। तो रेशियो अपने पास यही रहना है, ये आप लोग बना सकते हो बाद में भी। और कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 180 तक।
180 तक और कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, मुझसे सीख सकते हो आप लोग। तो आगे चले हम लोग। 190 तक अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम है तो उसकी मुझसे बात करो आप लोग, फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। 178 तो सीधा सीधा सोल्व करना है भाई सुशील कुमार। 178 तो सीधा सीधा सोल्व करना है। एक को मान लो 400, एक को मान लो 300, एक को मान लो 200। यहां पर ये 400 मान लो, ये 300 मान लो, ये 200 मान लो। पहला 10% बढ़ गया, 300 का 8% बढ़ा देना, इसका 5% कम कर देना, तो टोटल अपने पास 900 में से देख लेना कितना परसेंट घटा या बढ़ा। ये तो आसान क्वेश्चन है। सुरेश कुमार 180 पूछ रहा है। सुरेश कुमार 180 देख लो, ये रहा। यहां पर दो मोमबत्तियां हैं सुरेश कुमार, देखना यहां पर अपने पास दो मोमबत्तियां हैं जिनकी लेंथ बराबर है। जिनकी लेंथ बराबर है, एक तो फर्स्ट मान लो और एक सेकंड मान लो। फर्स्ट और सेकंड आप लोग मान सकते हो। यहां पर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, इसकी लेंथ मान लो अक्स मीटर है और इसकी लेंथ भी मान लो अक्स मीटर है, दोनों की लेंथ बराबर है। ये पूरी जल जाती है 8 घंटे में। मुझे बताइए पूरी 8 घंटे में जल जाती है और ये पूरी जल जाती है कितने घंटे में? 6 घंटे में। देखते जाना। सुरेश आपने पूछा है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अरे सुशील कुमार, मैं तो आपको ये सोच रहा था कि आप ठीक ठाक चीजें जानते होंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा 179 भी पूछ रहे हो आप, तो 178 भी पूछ रहे हो। ये सीधे सीधे से क्वेश्चन है कि इसका अंगूर का वजन 24 किलोग्राम है और अंगूर दिए उसको 7, तो 24 गुना 7 168। आप तो सारे के सारे क्वेश्चन भी पूछने लग गए। ये तो इनका रेशियो निकालना है। इसने 4:5 था किसका? एक केले और एक संतरे के वजन का अनुपात 4:5 है। संतरे का वजन 150 है, 4:5 है, तो संतरे का वजन अगर 150 है तो केले का वजन, ये 5 की वैल्यू तो क्या 120 ग्राम ही होगा क्या? उसको दो यहां पर क्या मिले हैं? 2 संतरे मिले हैं उसको। अंगूर 7 है, संतरे अपने पास 2 हैं, एक का वजन 150 है तो 2 का वजन होगा 300। यहां पर 3 केले हैं, एक का वजन 120 ग्राम है तो 3 का 360। अभी मुझे ऐसा लग रहा है सुशील, और फिर आप पीछे ही पड़ जाते हो, लगातार लिखते ही जाते हो। यहां पर सुरेश दोनों हो गए ना 178 179। यहां पर आप, मुझे सुशील ऐसा लग रहा है कि अब ढूंढ रहे हो आप क्वेश्चन को, और आपकी स्क्रीन पर जैसे ही थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तुरंत आप लिखना शुरू कर देते हो कि सर ये भी बता दो, ये भी बता। देखो कितना आसान था। मुझे बताओ, एक ये अपने पास केले, ये संतरे हैं और ये 7, इसका वजन तो अपने पास 24 सीधा सीधा दिया हुआ है। संतरे का वजन 150 डायरेक्ट दिया हुआ है और इसका वजन इसने कहा है, संतरे का और इसका वजन का रेशियो 4:5 है, तो 5 की वैल्यू ये है तो एक का वजन 120 होगा क्या? तो बताओ 3 का वजन कितना होगा? इंटू कर दिया 360। कितना आसान क्वेश्चन। ऐसे तो कम से कम आप नहीं पूछो। आप अब ढूंढ रहे हो मेरे भाई। अब ढूंढोगे तो फिर तो ऐसा बड़ा क्वेश्चन दिखाई देगा, अचानक आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, या मैं कैसे सोल्व करूं। देखो मैं 180 पर था। ये जो सही क्वेश्चन पूछता है बच्चा उसको मैं सोल्व कर देता हूं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 8 घंटे में पूरी जलती है और ये 6 घंटे में, तो कितने समय के बाद उनकी लंबाई का अनुपात 5:4 होगा। मान लीजिए ये इसको, ये 1 घंटे में कितनी जलेगी? ये जिस बच्चे ने पूछा ये 1 घंटे में चलेगी, X/8 मीटर पर आवर जलती है ये। और ये जो जलती है ये जलती है कितनी? X/6 मीटर पर आवर। मुझे आप लोग ये बताइए कि यहां से T आवर्स बाद इनकी लंबाई, ये कितने समय बाद इनकी लंबाई का अनुपात ये होगा। मान लो T घंटे बाद इनकी लंबाई का अनुपात ये होगा, तो T आवर्स बाद इनकी लंबाई का अनुपात अगर ये होगा तो T घंटे में कितना जल जाएगी? तो आप कहोगे सर T घंटे में, 1 घंटे में इतना जल रही है तो T घंटे में जल जाएगी X/8 को इंटू कर दो T से। ये कितना जल जाएगी? तो ये जल जाएगी अपने पास कितनी? X/6 को इंटू कर दो T से। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई ये बची हुई लंबाई का अनुपात है या अपने पास जो जला उसका अनुपात है? तो आप कहोगे सर ये बची हुई लंबाई का अनुपात है। टोटल लंबाई x थी,
टोटल लंबाई अपने पास x थी, इसमें से इतना जल गया, x में से x इंटू T/8 अपने पास जल गया। यहां से अपने पास टोटल लंबाई x थी और इसमें से जो जल गया वो कितना जल गया, दूसरी मोमबत्ती में से x इंटू T/6 अपने पास जल गया है, बराबर अपने पास लंबाई का अनुपात कितना बचा, 5/4। ऊपर और नीचे से कॉमन आके x का मान तो कट ही जाएगा, ऊपर से कॉमन आके x कट जाएगा, नीचे से कॉमन आके x कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का क्या हो सकता है, जब लंबाई समान है, जब लेंथ इक्वल है, तो हम लोग यहां पर x मीटर मानने के बजाय मैं क्या करता हूं, ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए पहला और दूसरा जो मोमबत्ती है इसका 6 का और 8 का, ये 8 घंटे में जलती है और ये 6 घंटे में जलती है, तो मैं क्या करता हूं कि यहां पर इनका एलसीएम लेकर ये मान लेता हूं कि लंबाई x मीटर मानने के बजाय 24 मीटर मान लेता हूं, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सोल्व होगा। ये अपने पास 24 मीटर है, इसकी लंबाई 24 मीटर है, ये 8 घंटे में अगर 24 मीटर कंप्लीट जल गई तो 1 घंटे में बताओ कितनी जलेगी। तो आप लोग मुझसे बोलोगे सर ये जलेगी 3 मीटर पर आवर जल रही है और ये जल रही है 4 मीटर पर आवर। मुझे बताइए, क्वेश्चन बाकी तरीका सेम ही रहेगा। मान लो टी आवर्स में कितनी जल जाएगी, टी आवर्स में आप कहोगे सर ये 3t जल गई और ये कितनी जल गई 4t। तो ये टी आवर्स में अगर टी 3t जल गई, 1 घंटे में अगर 3 मीटर जल रही है तो कितने घंटे में, 3 घंटे में अपने पास टी आवर्स में इतनी 3t, ये बची कितनी 24 थी, 3t जल गई, 24 है तो 3t जल गई, ये भी 24 था लेकिन जल गई कितनी 4t, तो जो अनुपात बचेगा वो अपने पास क्वेश्चन में गिवन है कि 5:4। बोलो सारे लोग इस चीज को बैठकर सोल्व कर लोगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सारे लोग इस चीज को समझ पाए होंगे, एलसीएम वाला मेथड भी और ये वाला मेथड भी। ये था क्वेश्चन नंबर 180। और कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 190 तक? कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात करो। क्वेश्चन नंबर 190 तक, 190 नंबर तक। वन 187 पूछ रहा है, सुशील भी, अभिषेक भी और एक बच्चा और भी। 187 पर आते हैं हम लोग। मदर्स कोचिंग में एसएससी में 2 विभाग हैं। विभाग ए का कहना है कि विभाग बी से कुल छात्र अगर ए में आ जाए तो ए तथा बी का अनुपात 4:9 हो जाएगा। यहां पर 2 डिपार्टमेंट है, ए और बी। मुझे आप लोग बताइए, इसने कहा हम लोगों से कि टोटल मान लो अपने पास ए कहता है कि विभाग बी के कुछ छात्र अगर ए में आ जाते हैं तो अनुपात 4:9। विभाग बी के कुछ छात्र माइनस करो और ए में अगर आ गए तो प्लस करो, तो यहां पर अपने पास रेशियो जो हो जाएगा, बी के कुछ छात्र अगर ए में आ गए तो रेशियो हो गया 4:9। फिर क्या हुआ, अगर कुछ छात्र बी में चले जाए तो ये रेशियो 3:4 हो जाएगा। अगर कुछ छात्र पता नहीं कितने अगर बी में चले गए, ए प्लस अब बी प्लस वाई, ए से निकलकर अगर बी में चले गए तो ये जो रेशियो होगा ये अपने पास कितना हो जाएगा 3:7। हाँ ना बोलो एक बार, क्या मैंने सही लिखा है क्या? ऋतिक और सुरेश, राहुल सारे ही पूछ रहे हो, सबको मैं बता रहा हूं। इन क्वेश्चंस में एसएससी के छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी? इसने कहा है कि ए से बी में चले गए, कुछ छात्र पहले बी से अगर ए में आ गए तो रेशियो 4:9 है, और बाद में अगर बी से ए से बी में चले जाएं तो रेशियो 3:10 है। तो अब मुझे बताइए यहां पर विभाग में टोटल छात्र कितने थे? इन दोनों को ऐड करोगे क्योंकि एक्स से एक्स तो कट ही जाएगा, इससे निकले इसमें गए, लेकिन ए और बी में यहां पर टोटल छात्र, मुझे आप लोग ये बताइए टोटल स्टूडेंट क्या अपने पास 13 है क्या?
क्या अपने पास इसमें टोटल जो छात्र हैं वो अपने पास कितने हैं 13, और इसमें यहां पर टोटल जो छात्र दिखा रहा है वो अपने पास कितना दिखा रहा है 10। इसका मतलब मुझे बताइए जो भी संख्या आप लोग लोगे, कभी भी अगर इसको टोटल 3:7 में बांटना है या 4:9 में बांटना है तो उस संख्या में 13 का भाग भी जाना चाहिए और इस संख्या में 10 का भाग भी जाना चाहिए। अगर अपने पास कोई भी और नंबर होते तो मैं ये मान सकता हूं कि टोटल छात्र 35, टोटल वो जो 35 लीटर या 35 नंबर हैं, टोटल के नीचे टोटल 10 और गुना कर देंगे 3 से, तो ये अपने पास 3.5 10.5 पॉइंट्स में भी आ सकता है। लेकिन छात्रों की संख्या क्या कभी पॉइंट्स में आ सकती है क्या? छात्रों की संख्या पॉइंट्स में नहीं आ सकती। इसका मतलब उस संख्या में 13 का भाग भी जाना चाहिए और उस संख्या में 10 का भाग भी जाना चाहिए। जब डिवाइड करोगे तो टोटल इसका मतलब वो नंबर 130 का मल्टीपल होना चाहिए क्या? जिस नंबर में 13 का भाग भी जाए और 10 का भाग भी जाए तो वहां पर स्टूडेंट जो हो सकते हैं वो 130 भी हो सकते हैं। बहुत सारे आंसर इसके बनेंगे। 130 का मल्टीपल 260 भी हो सकता है, 390 भी हो सकता है, क्योंकि यही ऐसी संख्या है जिसमें 10 का भाग भी जाएगा और 13 का भाग भी जाएगा। ऐसे चलता ही चलता रहेगा। तो उसको लास्ट में लगा कि ऐसे चलता ही चलता अगर रहेगा तो फिर मैं आंसर क्या दूंगा। तो उसको समझ में आया, इसलिए उसने लिखा कि कक्षा में अधिकतम 200 छात्र हैं, मतलब 200 से बड़े वाले आंसर आपको देने ही नहीं है। तो क्या आंसर 130 कैसे आ गया? बोलो समझ पाए हो क्या? हाँ ना बोलिए सारे लोग मिलकर। ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि यहां पर अपने पास कैसे हुआ? और कोई प्रॉब्लम? यही बेसिक है ऋतिक वर्मा, ऐसे ही सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ये वाला जो क्वेश्चन है कंप्लीट ऐसे ही आप लोगों को सोचना पड़ेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है कंप्लीट कॉन्सेप्ट यही है 10 का, क्योंकि छात्रों की संख्या तो बराबर होनी चाहिए। ए और बी में ऐसा तो है नहीं कि बाहर चले गए, छात्रों की संख्या बराबर होनी चाहिए और बराबर होनी चाहिए तो 13 का यहां गुना और 10 का यहां इंटू, रेशियो तो बराबर। ए और बी में छात्रों की संख्या तो बराबर होनी चाहिए ना। ये 13 हो रहा है, ये अपने पास 10 हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो गलत हो गया। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, 10 का ऊपर इंटू करोगे तो 40 और 90, और 13 से नीचे इंटू करोगे तो यहां पर 39 और 13 गुना 7 91। इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 130 हो रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे तो भी 130 हो रहा है। तो या तो छात्र 130 है क्योंकि स्टूडेंट की संख्या पॉइंट्स में नहीं आ सकती, या फिर 260 है, या अपने पास आगे वाला है। एक बच्चा पूछ रहा है 188, वो भी देख लो आप। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है मदर्स कोचिंग में एसएससी के 2 विभाग हैं। अगर विभाग ए में बी के कुछ छात्र आ जाएं तो ए और बी का अनुपात ये हो जाएगा। ए में बी से कुछ छात्र आ जाएं, ए में बी से कुछ छात्र आ गए, ए में आ गए तो रेशियो कितना हो गया अपने पास 7:5। उसके बाद हम लोगों से कहा है अगर समान संख्या में, ये लाइन ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन की, पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है। इसमें क्या है, अगर ए से समान संख्या में छात्र विभाग बी में आ जाए, समान संख्या में, जो पहले हुए थे इसका उल्टा, ए से अगर बी में चले जाएं, ए से अगर बी में आ जाए तो ए और बी का अनुपात जो है 4:7 हो जाएगा, 4:7 हो जाएगा। तो कौन सा निम्न में से कौन सा संख्या ट्रांसफर का मान हो सकती है, कौन सा ट्रांसफर का मान हो सकता है? ऐसा काफी सारे आंसर आएंगे, मतलब ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे आंसर होंगे। हम लोगों से पूछा कि कौन सा ट्रांसफर की वैल्यू हो सकती है, ये बात हम लोगों से वो पूछना चाह रहा है। तो बताओ क्वेश्चन कैसे करोगे? इस टाइप का क्वेश्चन करने का कॉन्सेप्ट या तरीका जो होगा वो क्या तरीका होगा मुझे बताइए। सम तो क्या सेम ही होना चाहिए क्या? योग तो सेम होना चाहिए। यहाँ 12 है और ये यहाँ 11 है, ये बात तो सही नहीं है। ऐड करोगे तो x x कट गया, रेशियो में a प्लस बी 12 हो रहा है, यहाँ पर a प्लस बी 11 हो रहा है, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करें, तो यहाँ पर 11 का इंटू ऊपर करो, अलग नहीं लिख रहा हूं मैं, यही लिख रहा हूं 77 और 55, और यहां पर आप लोग नीचे इंटू करोगे, यहां पर 4/7, यहां से 12 का नीचे इंटू करोगे तो 48, और यहां पर अपने पास कितना हो गया
84, ये अपने पास दोनों सेम आ गए। इसको ऐड करोगे तो भी अपने पास 132 आना है, और इसको अगर ऐड करोगे तो भी अपने पास 132 आना है। अब अपने पास सेम हो गया। बताओ x प्लस a प्लस एक्स का मान क्या है? तो a प्लस एक्स का जो मान होगा वो होगा 77k। k मान लिया मैंने क्योंकि ये रेशियो में है, तो ये मैंने मान लिया k। और मुझे बताओ a माइनस एक्स का मान कितना होगा? a माइनस एक्स का जो मान होगा वो कितना होगा? 48k। आप लोगों को जो स्टूडेंट इधर उधर ट्रांसफर हुए उसका मान कौन सा हो सकता है, ऐसा हम लोगों से पूछा है कि इसकी वैल्यू कौन सी हो सकती है। तो मुझे आप लोग बताओ, जब माइनस करोगे यहां पर ये माइनस प्लस और माइनस, तो a से a कट गया। 2x बराबर अपने पास है कितना? 29k। इसका मतलब मुझे बताइए x का जो मान होगा 29 इंटू k/2 होगा। आगे k/2 का मान कुछ भी हो सकता है, मुझसे उससे फर्क नहीं पड़ता। k का मान 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या अपने पास 29 एक प्राइम नंबर है? जो x का मान होगा वो 29 का मल्टीपल तो होगा ही होगा। क्या अपने पास आगे वाली संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, 2 3 4 5, इसका मान कुछ भी हो सकता है। 2 आ गया तो 29 आ जाएगा k का मान, क्योंकि k का मान अपने पास पॉइंट्स में तो आ नहीं सकता। k का मान 4 रखोगे तो 58 आ जाएगा। k का मान 6 अगर रखोगे तो 87 आ जाएगा। k का मान 8 रखोगे तो ये आ जाएगा। तो इसका मतलब मुझे बताइए जो भी वैल्यू ट्रांसफर हो सकती है वो वैल्यूज क्या 29 का कोई ना कोई मल्टीपल होगा क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर 29 का मल्टीपल होगा। तो 29 का मल्टीपल क्या सिर्फ और सिर्फ अपने पास सी ऑप्शन ही है क्या? अगर k का मान 1 3 5 7 रखोगे तो वो तो पॉइंट्स में आ जाएगा, तो रख नहीं सकते। और 2 4 6 8 रखोगे तो 29 का अपने पास मल्टीपल आएगा। तो ये अपना आंसर हो गया 87। क्वेश्चन नंबर 188 का ये अपना आंसर है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। कल क्वेश्चंस इसके मैं और करवाऊंगा। मेरी तरफ से बीच बीच में जो ठीक ठाक क्वेश्चंस होंगे वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, और उसके बाद हम लोग अगली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिर परसों से मैं आपको पढ़ाना शुरू करूंगा पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस। ये काफी क्वेश्चंस हो गए रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। इतने क्वेश्चंस नॉर्मली होते हैं नहीं क्लास में, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस अपने हो गए। तो कल बीच बीच से क्वेश्चंस मैं और करवा दूंगा मेरे अनुसार, और फिर परसों से हम लोग पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस और एज वाले क्वेश्चंस पहले पढ़ेंगे, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एवरेज वाली चीजें बाद में बताऊंगा आपको। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना।